चलिए लास्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है 15 और इसमें हम सभी रिटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो डिटेल्स जो फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई और सेक्शन 39 के अंदर रिटर्न्स हैं अदर रिटर्न स्टेटमेंट्स। डिफॉल्ट डिले इन फर्निशिंग रिटर्न तो क्या होगा और गुड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर क्या होते हैं, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करें रिटर्न। रिटर्न का ऑर्डिनरी सेंस में मतलब होता है, रिटर्न का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हम कुछ इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो जो टैक्स पेयर है वो बताता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई मैंने ये डिटेल्स हमारी हैं उसके बारे में बताता है एट रेगुलर इंटरवल। तो रेगुलर इंटरवल पर यहाँ पर रिटर्न हमारी जाती है। इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन द रिटर्न जनरली comprises of the detail pertaining to the nature of activity, business operation forming the subject matter of the taxation। मतलब टैक्सेशन किस चीज पर लग रहा है उसकी डिटेल। जैसे इनकम टैक्स में इनकम की डिटेल, जीएसटी में सप्लाई की डिटेल, तो वो सब डिटेल हमारी जाती है। The measure of taxation such as on selling price, turnover value, deductions, exemptions and determination and discharge of tax liability for a given period, ये सारी डिटेल्स आती है। तो रिटर्न में हम ये सारी डिटेल्स बताते हैं। The taxpayer is generally required to furnish the return in a specific statutory format। जब हम ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं या तो उसके अंदर कॉलम होते हैं, टेबल पार्ट होते हैं, तो उन सबको हमें उनके हिसाब से फिल करना होता है। These formats are therefore designed to take care of all the provision of the law that have a bearing on consumption of computation of tax liability of a taxpayer। तो हम टैक्स से लाइबिलिटी अच्छे से कंप्यूट कर पाए, कोई चीज छूटे ना, इसलिए फॉर्मेट होता है हर चीज का। Hence, a study of various field contained in the form of written vis-a-vis the relevant corresponding provision of the tax law can facilitate overall understanding of the tax law in the better manner। तो हमें क्या समझना है, वैसे तो मेनली हमें ये समझना है कि कौन सी रिटर्न फाइल होगी, रिटर्न का नाम क्या है, कब रिटर्न फाइल होगी, लास्ट डेट क्या है, कौन फाइल करेगा और उसके अंदर क्या क्या डिटेल आएंगी, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो काफी बड़ा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर नहीं है। Chapter 9 of the CGST Act, Section 37 to 48 prescribe the provision related to filing of return। तो हमारा सेक्शन 37 से 48 है, चैप्टर नंबर 9 है CGST एक्ट का, जो हमें रिटर्न्स के बारे में बताता है। सेक्शन 37 ये बताता है आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न्स के बारे में और इनवर्ड सप्लाई के लिए 38 है। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स है हमारे पास 39 में। तो डिटेल्स हम अलग बताते हैं और रिटर्न अलग फाइल करते हैं। तो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल और रिटर्न फर्निश करना, फर्स्ट रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स, लिवाई ऑफ लेट फी, ऐसे सेक्शन दे रखे हैं हमें काफी गुड्स एंड सर्विस प्रैक्टिशनर्स के थ्रू रिटर्न फाइल करना। इसके अलावा सेक्शन 52 है जो हमें बताता है स्टेटमेंट ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टू बी फर्निश्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। सारी की सारी जो रिटर्न्स है जीएसटी में ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होंगी, ठीक है। तो सभी रिटर्न ऑनलाइन फाइल हो जाएंगी। टैक्सपेयर कैन फाइल द स्टेटमेंट रिटर्न बाय वेरियस मोड्स। Firstly, they can file their statement and return directly on the GST common portal online। However, this may be tedious and time consuming for taxpayer with a large number of invoices। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप फाइल करिए अपनी स्टेटमेंट और रिटर्न जीएसटी कॉमन पोर्टल पर ऑनलाइन, वहाँ लिखा है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर कोई टैक्स पेयर है जिसके इनवॉइस बहुत ज्यादा हजारों लाखों इनवॉइस है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। For such taxpayer, offline utilities have been provided by GSTN that can be used for preparing the statement offline after downloading the auto-populated details and uploading them on the common portal। तो आप अपने आप ऑफलाइन सारा काम करके उसे अपलोड कर दीजिए। GSTN has also developed an ecosystem of GST सुविधा providers that will integrate with the common portal। The details furnished by the taxpayer in the form of return shall be consolidated and stored at the common portal, which will be common for both central and state government।
तो जो भी आप डिटेल डालेंगे वो सब वहां पर रहेंगी। अभी अभी नया मतलब आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अभी अभी नया आया है कि वो 6 साल तक रहेंगी, उसके पुरानी हट जाएंगी सारी डिटेल। तो आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। 1 अक्टूबर से वो अप्लाई अवेलेबल नहीं होंगी, तो वो आपके लिए अभी एग्जाम के लिए बात एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। जब आप आउटवर्ड सप्लाई करते हैं तो उसकी जो डिटेल्स है वो आप कैसे बताएंगे। ये सेक्शन 37 है और साथ में रूल नंबर 659 है, उसमें ये बता रखी है बात। ये डिटेल किसे बतानी है भाई? सीधी सी बात है, जो आउटवर्ड सप्लाई करेगा वही तो बताएगा ये डिटेल्स ना। तो डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू फर्निश बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन यहाँ है रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब मान लिया आप रजिस्टर्ड नहीं है तो क्यों ही बताएंगे सप्लाई? तो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, और इंक्लूडिंग कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन। कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है और रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। लेकिन किनको ये जरूरत नहीं है ये डिटेल्स बताने की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जरूरत नहीं है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जरूरत नहीं है। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था। कंपोजिशन स्कीम में जो है उनको टेंशन फ्री करने के लिए ना तो वो आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं, ना ही वो अपना टैक्स इनवॉइस इशू करके अपने सप्लाई पर टैक्स का जो है आगे बेनिफिट दे सकते हैं अपने जिनको वो सप्लाई कर रहे हैं। तो उनको सारा झंझट से बचाने के लिए उनको भी कोई जरूरत नहीं है डिटेल्स बताने की। पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, मान लिया आप टीडीएस काट रहे हैं लेकिन आपको ये डिटेल बताने की जरूरत नहीं है ना। पर्सन कलेक्टिंग टीसीएस, इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर, हमने पढ़ा था सेक्शन 52 में। और पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस सेक्शन 51 में, उनको जरूरत नहीं है। और सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस, उनको भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे हैं जिनको ये सप्लाई की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अब है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाई आप कैसे देंगे, कहाँ देंगे? तो सेक्शन 37(1) है और साथ में रूल नंबर 59(1) है, उसमें उन दोनों को कंबाइन करके देखें तो डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन द फॉर्म GSTR 1। इसके बारे में हम शुरू से काफी बार बात कर चुके हैं। तो GSTR 1 है जिसमें हम आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल सबमिट करते हैं, और ये मंथली या क्वार्टरली होती। Further, a nil GSTR 1 can be filed through a SMS on using the registered mobile number of the taxpayer। अगर मान लिया आपकी कोई भी सप्लाई नहीं है तो आप ओनली रजिस्टर्ड नंबर से नील SMS से करके नील के लिए रिटर्न फाइल ये जो है डिटेल्स फाइल कर सकते। मान लिया सप्लाई आप रेगुलर सप्लायर हैं, इस महीना आपने सप्लाई नहीं करा है तो भी आपको बताना पड़ेगा, वरना ये माना जाएगा आपने सबमिट ही नहीं करा है ना? तो नील का मतलब सबमिट किया है। आपने बता तो दिया ना कि भाई जैसे आप ट्यूशन के लिए नहीं आ रहे हो, आपने बताया ही नहीं। तो अब मैं सोचूंगा पता नहीं आ रहे हैं, रास्ते में है, क्या है, ऑनलाइन क्लास लेंगे ऑफलाइन लेंगे, और आपने मुझे पहले बता दिया कि हम नहीं आएंगे, तो मुझे पता तो चल गया ना। तो इसलिए आपको नील के लिए बताना पड़ेगा। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ GSTR 1? तो ड्यू डेट क्या है इसको फाइल करने के लिए? तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने ऑप्शन लिया क्वार्टरली के लिए कि आप क्वार्टरली फाइल रिटर्न सारी डिटेल बताएंगे, तो टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR 1 फॉर ईच क्वार्टर विल बी 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। तो क्वार्टर खत्म होने के बाद कौन सा दिन? 13th डे, ठीक है। और अगर अदर है, अदर का मतलब मंथली आप कर रहे हैं, तो अगर मंथली कर रहे हैं तो आपके पास अगले महीने की 11 तारीख को आपको डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी। तो क्वार्टरली बेसिस है
उस पर आपको 13वें दिन क्वार्टर एंड होने के बाद, और मंथली के लिए 11वें दिन। ठीक है, ये बात समझ में आती है। क्यूआरएमपी स्कीम का मतलब है क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट। मतलब आप जो है ये क्वार्टरली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन आपको पेमेंट मंथली ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम अभी इस चैप्टर में थोड़े टाइम के बाद इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर टैक्सपेयर ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। Invoice furnishing facility is an optional facility provided to quarterly taxpayer who are in QRMP scheme to file their detail of outward supply in first 2 months of the quarter to pass on the credit to their recipient. अब मान लिया आपने कहा कि हम तो क्वार्टरली इंफॉर्मेशन देंगे, है ना? तो अब आप मान लिया क्वार्टरली इंफॉर्मेशन देंगे और आपने मुझे मान लिया सप्लाई करा, गुड सप्लाई करा आपने, और मैंने आपको पेमेंट कर दी। तो अब मैंने आपको पेमेंट करी है तो मैं चाहूंगा ना कि मेरे को अगले महीने क्रेडिट मिल जाए, आप पेमेंट मैंने आपको कर दिया है। अब आप कह रहे हैं जी हम तो क्वार्टरली करते हैं, तो क्या मैं 3 महीने, अगर मान लिया ये क्वार्टर का फर्स्ट मंथ है तो मुझे 3 महीना वेट करना पड़ेगा और मैंने पेमेंट अभी आपको कर दिया? तो इस बात पे तो मैं कहूंगा ये तो गलत बात है ना। तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप चाहे इंफॉर्मेशन क्वार्टरली दें, है ना, लेकिन एक ऐसी सुविधा है जिससे कि मेरे को शुरू के 2 महीने में इंफॉर्मेशन, मेरा जो टैक्स है वो मेरे को आराम से पास हो जाए, मेरे को क्रेडिट मिल जाए। तो वो क्या है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। टैक्सपेयर ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम में फर्निश द डिटेल ऑफ सच आउटवर्ड सप्लाई टू ए रजिस्टर्ड पर्सन as he may consider necessary for the first and second month of quarter up to a cumulative value of 50 lakh in each of the first 2 months of the quarter using IFF electronically on the common portal. However, invoices pertaining to last month of a quarter will be uploaded in GSTR1. तो मान लिया मैं जो रजिस्टर्ड सप्लायर, जिनको रजिस्टर्ड हमारे रेसिपिएंट हैं, उनको मुझे टैक्स का बेनिफिट देना है, तो मैं उनके लिए इंफॉर्मेशन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू डाल दूं ताकि उनको टाइमली क्रेडिट मिल जाए। तो ये शुरू के 2 महीने के लिए रहेगा और अप टू 50 लाख। उसके बाद तो मुझे, भैया अगर मैं 50 लाख, ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप 50 लाख से ज्यादा की सप्लाई को वो क्रेडिट दे रहे हैं तो आप फिर इतने बड़े लोग हैं, बिजनेस आपका बड़ा है, तो आप फिर क्यों ही क्वार्टरली बेसिस पर जा रहे हो? आप मंथली बेसिस करो ना, इसमें क्या ही दिक्कत है? क्लियर? The invoices are to be furnished in IFF between first day of the succeeding till the 13th day of succeeding. तो इनके पास क्वार्टरली बेसिस में 13th डे है ना रिटर्न फाइल करने के लिए, तो ऐसे ही इसमें भी 13 डे है। वैसे भी 13 लास्ट डेट होती है, 13 तक आप कभी भी कर सकते हो, ऐसे इसमें लिखा फर्स्ट टू 13 आप कभी भी कर सकते हैं। The said facility would however be available say for the month of July, तो 1st अगस्त टू 13 अगस्त, अगस्त मंथ के लिए 1st सितंबर टू 13 सितंबर। ये बात क्लियर है? The detail of invoice furnished using IF in the first 2 months of the quarter are not required to be furnished again in GSTR1 for the said quarter. तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने IFF में डाल दी वो दोबारा से GSTR1 में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिटेल में ऑलरेडी शुरू के 2 महीने की डाल चुका हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, ए रजिस्टर्ड पर्सन, उसने QRMP स्कीम लिया है और वो चाहता है, wants to declare 2 invoices out of the total 10 invoices issued in the first month of the quarter, since the recipient of supply covered by those two in desire to avail ITC in the same month. तो मैंने 10 इनवॉइस इशू करे हैं, उसमें से 2 इनवॉइस ऐसे हैं जिनको मिले हैं, वो कह रहे हैं हमें तो ITC चाहिए। डिटेल ऑफ दिस टू इनवॉइसेस में बी फर्निश्ड यूजिंग IFF। तो इन दोनों को मैं डिटेल डाल सकता हूं IFF में ताकि उनको टाइमली क्रेडिट मिल जाए। The detail of remaining 8 invoices shall be furnished in GSTR1 at the end of the quarter. जब मैं क्वार्टर के एंड में GSTR1 डालूंगा तो बचे हुए इनवॉइसेस की डिटेल में वहां डाल। The 2 invoices furnished in IFF shall be reflected in form GSTR2B of the concerned recipient.
जो भी हम जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डालते हैं वो रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में दिखाई देता है। ऐसे ही आईएफएफ में जो डालेंगे वो रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में दिखाई देगा रेसिपिएंट में। Of the concerned recipient of the first month of the quarter and remaining 8 invoices furnished in the form GSTR 1 shall be reflected in form GSTR 2B of the concerned recipient in the last month of the quarter. समझ में आती है? जिनको अभी डालेंगे उनके पास अभी आ जाएगा इंफॉर्मेशन वो क्रेडिट, जिनको क्वार्टर एंडिंग में डालेंगे उनको तभी आएगा। However, if a registered person does not opt for upload invoice using IFF, then he has to upload invoice detail for all the 3 months of the quarter in the GSTR1. अगर उसने IFF के लिए नहीं ऑप्ट किया है तो फिर वो क्वार्टरली बेसिस पर ही GSTR1 में क्वार्टर का पूरा डालेगा, शुरू के 2 महीने का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर वो ऑप्ट नहीं करता है तो। यहाँ तक सब क्लियर है? What are the cases where the registered person is debarred from furnishing detail of outward supply in GSTR1 और IFF? कब आप रोक दोगे रजिस्टर्ड पर्सन को? भैया जब वो गड़बड़ करेगा, पेमेंट नहीं कर रहा है, रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, डिटेल नहीं डाल रहा है, तो उसे कहेंगे भैया तू दूर ही रहे। अब उसे मना करेंगे तो उसके जो रेसिपिएंट है उनको आईटीसी नहीं मिलेगा तो वो हल्ला मचाएंगे, तो ये अपने आप तमीज में आकर काम करेगा, इसलिए ये बोल रखा है। A registered person shall not be allowed to furnish the detail of the outward supply for tax period if the detail of outward supply for any of the previous tax period has not been furnished. पिछले टैक्स पीरियड के आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल नहीं डाली तो आगे की नहीं डाल सकते, पहले पुराना क्लियर करो तब ये आगे का डालो। ठीक है? A taxpayer cannot file GSTR1 before the end of the current tax period. जो GSTR1 डालेंगे वो जिस पीरियड के लिए डाल रहे हैं वो पीरियड खत्म होने के बाद ही डालोगे, उससे पहले थोड़ी ना डाल दोगे। क्या पता बीच में जो बचा हुआ पीरियड है उसमें आप की और सप्लाई आ जाए। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी। क्यों? मान लिया आप बंद करके एक बिजनेस बंद करके या कुछ ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर कैजुअल टैक्स पेयर है। जैसे कैजुअल टैक्स पेयर तो भैया थोड़े दिन के लिए आया और काम करा, ट्रेड फेयर में आया, 14 दिन के लिए ट्रेड फेयर में लगाया, बोरिया बिस्तर बांध के जा रहा है, तो उसको तो कहेंगे ना भैया अभी कर, जब काम बंद हुआ ट्रेड फेयर में आया और काम करके जा रहा है ना। आप कैंसिलेशन कर रहे हैं, आप कह रहे हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल करो, तो उनसे कहेंगे भैया आज तक की रिटर्न फाइल कर, अपलोड कर डिटेल्स, है ना। तो उसके लिए हम एंड ऑफ द पीरियड का वेट नहीं करेंगे, उसे कहेंगे भैया अभी कर दे। A taxpayer who has applied for cancellation of registration will be allowed to file GSTR1 after confirming receipt of the application. तो उसको अभी confirmation होती है उसे करना पड़ेगा। What are the contents of GSTR1? GSTR1 में क्या क्या डिटेल डालोगे आप? तो जाहिर सी बात है आप सब सप्लाई की डिटेल डालनी है तो साथ ही साथ रेसिपिएंट की भी सारी डिटेल डालनी है, तो क्योंकि उसे आईटीसी क्रेडिट वगैरह लेना है तो दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन आएंगी। तो GSTR1 में क्या क्या आएगा? एक तो बेसिक आएंगी और अदर डिटेल्स आएंगी, है ना। आपका GSTIN, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एग्रीगेट टर्नओवर, प्रीवियस ईयर एंड मंथ, HSNY, समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड ड्यूरिंग द पीरियड, और B2B जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है इंक्लूडिंग UAN होल्डर्स, B2C जो सप्लाई करी है, स्टेट सप्लाई वेयर इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख, ये हमने पहले भी पढ़ा था। कंसोलिडेटेड डिटेल ऑफ अदर B2C सप्लाई, क्योंकि B2C में उन्हें टैक्स क्रेडिट तो लेना नहीं है तो वो कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन चली जाएगी। जीरो रेटेड और डी में एक्सपोर्ट है, डेबिट क्रेडिट नोट इशू है, नील रेटेड एग्जेम्प्टेड नोट, नॉन जीएसटी आइटम्स है, अमेंडमेंट फॉर प्रायर पीरियड से, एडवांस रिसीव्ड और एडवांस रिसीव्ड, मतलब सारी डिटेल आ जाएंगी जो जो हमारी सप्लाई से रिलेटेड। तो ये कॉमन चीजें एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कोशिश करना ज्यादा से सारे पॉइंट आप लिख डालें ताकि आपको मार्क्स मिल जाए थ्योरी के क्वेश्चन। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, hence the tax revenue is transferred to the state which is the place of supply of the particular transaction. Since the place of supply is crucial for determining the share of every state in the tax revenue, GSTR1 also captures information related to place of supply. जिस स्टेट में सप्लाई हो रही है उसे हिस्सा मिल रहा है स्टेट को, तो वो डिटेल भी आएगी।
What kinds of detail of outward supply are required to furnished in GSTR1 and IFF? तो uploading of invoice in IFF and GSTR1 depends on whether the supply is B2B or B2C, है ना? Further uploading of invoice in GSTR1 also depend on whether the supply is intrastate or interstate. Let us first understand B2B supply and B2C supply. B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जिसने आईटीसी क्रेडिट लेना है रेसिपिएंट ने, और B2C है जिसने आईटीसी क्रेडिट नहीं लेना है ना? तो B2B का क्या मतलब है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, और ऐसी ट्रांजैक्शन में जो रेसिपिएंट है वो भी रजिस्टर्ड है और उसने आईटीसी क्रेडिट लेना है। और जो B2C ट्रांजैक्शन है वो कंज्यूमर ट्रांजैक्शन है, वो यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो भी होगा, लेकिन मेनली वो आईटीसी क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि हो सकता है मैं रजिस्टर्ड हूँ लेकिन मेरा काम धंधा कोई और है, मैं अपने कंजम्पशन के लिए कोई चीज खरीद रहा हूँ, बिस्किट का पैकेट खरीद रहा हूँ, तो उसका मैं आईटीसी क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि मैं एज ए कंज्यूमर उसे खरीद रहा हूँ। तो वो सब क्या B2C ट्रांजेक्शन। All of outward supply required to be furnished in IFF. Detail of outward supply IFF में डालनी पड़ेगी, है ना? अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे जा रहा हूँ और मुझे शुरू के 2 महीनों का डालना है, तो इन द IFF द रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू सबमिट B2B इनवॉइस डिटेल ऑफ द बोथ इंटर एंड इंट्रा। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विद इन द सेम स्टेट सब डालनी पड़ेंगी, डेबिट क्रेडिट नोट्स भी डालने पड़ेंगे, ठीक है? और detail of outward supply required to be furnished in GSTR1, तो registered person is required to furnish detail of invoice and revised invoice issued in relation to supply made by him to registered and unregistered B2B as well as B2C supply and debit notes and credit note in the following manner. तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखें। इनवॉइस वाइज डिटेल, कंसोलिडेटेड डिटेल और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। तो अगर इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई है B2B, B2B में हमें क्या करना है, इंटर स्टेट सप्लाई में टू B2B में इनवॉइस वाइज डिटेल सारी डालनी है ना? ठीक है। और दूसरा है इंटरा विद इन द सेम स्टेट, अगर आप अनरजिस्टर्ड को माल बेचते हो, सप्लाई करते हो, तो क्या करना है, इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स, तो आपको क्या करना है, कंसोलिडेटेड बता। मान लिया 9% वाला है तो उसका अलग कंसोलिडेटेड, 18% वाला अलग, 1% 3% जो रेट वाला है उसका अलग अलग डालना है। और इशूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर इनवॉइसेस इशूड प्रीवियसली, तो वो डेबिट और क्रेडिट नोट उसके लिए इशू होते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वैल्यू एक्सीडिंग 250, उसको भी इनवॉइस वाइज डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्लबिंग करते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक की ही कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। और इंटर स्टेट सप्लाई जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन को अप टू 250 आप, ठीक है, एक जो है एक्सीडिंग 250 है तो इनवॉइस वाइज है, और अप टू 250 है तो कंसोलिडेट उसको कर सकते। यहां तक कोई डाउट है आपको? क्लियर? फ्रॉम आवर डिस्कशन इट कैन बी इन्फर्ड दैट B2B आपको चाहे वो इंटर स्टेट हो, इंटर स्टेट हो, अमाउंट कुछ भी हो, सारे के सारे इंडिविजुअली अपलोड करना पड़ेगा डिटेल, है ना? क्योंकि जो रेसिपिएंट है उसे आईटीसी क्रेडिट लेना है। और अगर वो B2C है और उसको ये 2.5 लाख रुपए तक का अमाउंट है, हमने अभी अभी पढ़ा, इंटर स्टेट वाला है 2.5 लाख रुपए तक, तो उसको आप कंसोलिडेट कर लो टैक्स वाइज, और 2.5 लाख से ऊपर है तो उसको आप एक एक करके अलग अलग डालेंगे। और इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट के लिए बात नहीं है, वो तो कंसोलिडेट आप कर लेंगे। B2C supply uploading in general is not required as the buyer will not be taking ITC। लेकिन अगर, क्योंकि वो बायर को तो आईटीसी लेना नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है ना, लेकिन क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, इनवॉइस ऑफ द वैल्यू मोर देन 2.5 लाख इन द इंटर स्टेट B2C, तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। और इंटर स्टेट इनवॉइस अप टू 2.5, तो स्टेट वाइज
स्टेट वाइज आपको समरी देनी पड़ेगी, है ना, स्टेट वाइज, और इंट्रा स्टेट में सबका टोटल एक साथ मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, विद इन द सेम स्टेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर हो गई बात। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर एक्स वाई ने इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई 10,000 50,000 की है, रजिस्टर्ड पर्सन है मिस्टर ए बी, तो रजिस्टर्ड पर्सन है, फिर तो इनको आपको सारी डिटेल अलग अलग देनी पड़ेगी, है ना, और 1 लाख रुपए दिया अनरजिस्टर्ड को। He also make inter-state taxable supply 260 and 45,000, है ना, तो आर, ये आर और एस अलग अलग लिखे हुए हैं या एक साथ ही है? एक साथ है। और रजिस्टर्ड पर्सन एंड 1,50,000 to OP and unregistered person, Mr. XY will report invoice wise detail of inter-state supply में। अब देखो XY ने जो दिया है इंट्रा स्टेट सप्लायर है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, अगर है तो मिस्टर ए बी कौन है, रजिस्टर्ड, तो सारी डिटेल अलग अलग देनी पड़ेगी, तो ये लिखा है ए बी की सारी डिटेल आपको अलग अलग देनी पड़ेगी इनवॉइस वाइज, ठीक है। अब डीई कौन है, अनरजिस्टर्ड है, और 1 लाख रुपए 2.5 लाख से ऊपर तो नहीं है, तो ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा, है ना, और लिखा है इंटरेस्टेड सप्लाई मेड टू मिस्टर आर एस। आरएस कौन है अभी हम देख लेते, तो ये बात हो गई, अनरजिस्टर्ड है तो उसका हो जाएगा हमारा। ये ऑल्सो मेक इंटर स्टेट सप्लाई टू 60, आरएस को, आरएस है वो रजिस्टर्ड है, उसे तो आपको चाहे 45,000 वाला है वो भी अलग से देना, और जो ओपी है वो अनरजिस्टर्ड है और 1.5 लाख रुपए, तो वो तो कंसोलिडेट समरी में आ जाएगा, तो क्लियर होगी ये बात भी। Scanned copy of invoice are not required to be uploaded. Only certain prescribed fields of information from invoices need to be furnished. For example, invoice number, date, value, taxable value, rate of tax, amount of tax. In case there is no consideration, but the activities is supplied by the virtue of Schedule 1, the taxable value will have to be worked out as prescribed and furnished. हमने पढ़ा था ना स्केड्यूल 1 में कि मान लिया कोई कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी हम उसको क्या मानते हैं, सप्लाई मानते हैं, तो वैसी सिचुएशन में ये क्या रखा है, जो रूल बता रखा है उसके हिसाब से वैल्यूएशन करिए। अब ये बताओ, सब अपने इनवॉइस की स्कैन कॉपी डाल देंगे, उसकी कैलकुलेशन कौन करता रहेगा अलग से, हम लाखों करोड़ों अरबों इनवॉइसेस को क्या खुद डालने लगेंगे वैल्यू, तो आपको वैल्यू डालनी है ताकि उसको हम लोग बड़े आराम से बटन दबाएं और सारी कैलकुलेशन में आ जाए। तो हर एक आइटम की डिटेल्स कैसे आएगी, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम इन द इनवॉइस नीड टू बी फर्निश्ड, नीड नॉट बी फर्निश्ड, ओनली HSN कोड इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड अकाउंटिंग कोड आपको डालना है। मान लिया चीज क्या है, उस चीज की डिटेल डालने में तो बहुत समय लगेगा, तो उसका कोड इसलिए तो बनाया HSN कोड, वो डाल दो तो अपने आप पता चल जाएगा क्या आइटम है ना। HSN कोड के लिए याद है, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अगर आपकी 5 करोड़ तक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो आपको HSN कोड कितना डालना है, B2B में 4 और B2C में मर्जी है डालो या मत डालो, लेकिन मोर देन 5 करोड़ है तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड डालना ही पड़ेगा हर एक सप्लाई। ये भी क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3, द टर्नओवर ऑफ येलो लेमन प्राइवेट लिमिटेड, रेड पेपर प्राइवेट लिमिटेड एंड ब्लूबेरी प्राइवेट लिमिटेड, इनकी जो टर्नओवर है 1.5, 4.8 एंड 6 करोड़ रेस्पेक्टिवली है, तो एक केवल इसमें ब्लूबेरी प्राइवेट लिमिटेड है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, while yellow lemon and red pepper will be required to upload 4 digit in case of B2B, है ना, और B2C में ऑप्शनल है, और जो है हमारी लास्ट ब्लूबेरी उन्हें 6 डिजिट HSN कोड डालना पड़ेगा, तो विल बी अपलोड 4 डिजिट अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे, और 4 डिजिट ऑप्शनल है अगर वो किसको देंगे, अनरजिस्टर्ड को देंगे। ब्लूबेरी उन्हें 6 डिजिट देना पड़ेगा, जो भी है रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड सब पर। ये बात भी क्लियर हो गई। Additional cases prescribe wherein a registered person is debarred from furnishing detail of outward supply
तो हमने बात करी थी ना कि अगर उसने पिछली रिटर्न एडिशनल केसेस प्रेस्क्राइब वेयरइन रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड, हमने करा था पिछली डिटेल नहीं डाली है तो इस बार की डिटेल नहीं डाल पाएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, the rule has been amended to provide a registered person will not be allowed to furnish unless he has reversed the amount of excess ITC specified in intimation under rule number 88D1 or has furnished the reply explaining reason for excess ITC remaining to be reversed। मान लिया उसने कोई ITC एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया तो भी वो मना हो जाएगा, उसको पहले उसे रिवर्स करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा रीजन। ठीक है, कुछ न्यूली इंसर्टेड क्लोजेज है ई एंड एफ इन रूल नंबर 59। E है a registered person to whom an intimation has been issued on the common portal under the provision of rule 88D1 in respect of tax period or period shall not be allowed to furnish for subsequent tax period unless he has either paid the amount equal to the excess ITC paid और वो रिप्लाई करे एक्सप्लेन करे कि क्या वजह है कि एक्सेस अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक बात आई थी, इंसर्ट हुआ था। और a registered person shall not be allowed to furnish GSTR if he has not furnished the detail of the bank account as per the provision of rule 10 है। तो ये दो हैं जिसमें ये बताया गया कि अगर आप अपना ITC ज्यादा ले लिया है और आप अपना बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं बता दे रहे हैं तो आपको आगे अलाउ नहीं करा जाएगा। तो ये 4 अगस्त 23 में आया था, स्टडी मटेरियल आपका जून 23 का है, तो ये नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, How are the details of outward supply furnished in prior periods amended? मान लिया कोई ऐसे है जो आपने सप्लाई की डिटेल डाली और वो कुछ गड़बड़ हो गई तो उसे अमेंड कैसे करेंगे आप? तो अमेंडमेंट और करेक्शन एंट्री का क्या स्कोप है? Ordinary in amendment table, the supplier is required to give detail of original invoice, उसका ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर और डेट डालिए आप, और पर्टिकुलर जो गलती से गलत एंटर हो गई थी, भाई इंसान है, आप डिटेल डाल रहे हैं, खुद कर रहे हैं तो गलती तो होगी, तो आप उसमें डाल दीजिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, डेट क्या है और क्या उसमें गलती डाली थी, कौन से महीने में क्या गलती डाली थी, वो आप बता देंगे उसमें। ठीक है, तो आप उसमें एक अमेंडमेंट टेबल होता है, उसमें आप डाल सकते हैं। तो अमेंडमेंट टेबल में लिख देंगे कि भैया उस महीने में ये मैंने डाला था, वो गड़बड़ था, उसमें ये चेंजेस है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इफ द सप्लायर discovers any error or omission, he shall rectify the same in the tax period during which such error or omission is noticed and pay the tax and interest if any in case there is a short payment in the return to be furnished for such tax period। तो कोई भी गलती है तो आप उसे बताएंगे और रेक्टिफाई करेंगे। अगर मान लिया आपका टैक्स और बनता है तो टैक्स और जमा करेंगे और लेट पेमेंट होने की वजह से इंटरेस्ट भी देंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 4, एक सप्लायर को मिस्टेक पता चली GSTR1 में, अगस्त महीने में जो इसने GSTR1 डाला था और उसको पता चला अक्टूबर में, तो आप रेक्टिफाई करेंगे मंथ ऑफ अक्टूबर में, है ना, और उसकी पेमेंट वगैरह का हिसाब रह जाएगा। क्या कोई टाइम लिमिट भी है रेक्टिफिकेशन करने के लिए? So in the above exam, suppose for some reason supplier could not make correction at the time of filing of GSTR in the October month, तो वो क्या कर सकता है, सब्सिक्वेंट पीरियड में कर सकता है, नवंबर में कर सकता है, दिसंबर में कर सकता है। भाई देखो, अगस्त की गलती आपको कब पता चली? अक्टूबर में। आप अक्टूबर में ठीक कर रहे हो, मान लिया अक्टूबर में पता चल गई, नहीं कर पाए तो नवंबर में, अब यही कह दो मुझे अभी पता चला, तो नवंबर में भी कर सकते हैं आप, है ना। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो क्या है? 30th November following the end of financial year to which this detail pertain। मतलब अगस्त महीना था, मान लिया अगस्त 24 था, तो ये ईयर कब खत्म होगा? मार्च 25 में, तो 30 नवंबर 25 तक आप उसे कर पाएंगे, या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, आप उसके हिसाब से कर देंगे।
इट मे बी नोटेड दैट एक्सप्रेशन ड्यू डेट इज मिसिंग इन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब। यहाँ ये नहीं लिखा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, क्या लिखा है एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो 30 नवंबर या ड्यू डेट नहीं, फाइलिंग डेट ऑफ रिटर्न। मान लिया फाइलिंग डेट ऑफ रिटर्न से लेट जमा करा और तो और 30 नवंबर जो भी पहले आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, ना कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। ये बात क्लियर हो गई, तो तब तक आप उससे रेक्टिफाई कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 5, एन एंटिटी हैज फर्निश्ड द एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑन 15 अगस्त, ठीक है। एन एरर इज डिस्कवर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन परटेनिंग टू द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले साल का नवंबर का अगले नवंबर 30 तक कर सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त को रिटर्न फाइल कर दी तो 15 अगस्त तक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पिछले साल का जो नवंबर का है, तो 15 अगस्त या 30 नवंबर जो भी जल्दी हो, तो हमने 15 अगस्त को रिटर्न फाइल कर दिए, तो 15 अगस्त तक ही हम उसको अपडेट कर सकते थे, क्योंकि जब रिटर्न ही फाइल कर दी तो फिर उसके बाद क्या अपडेट करेंगे आप, ठीक है। नील GSTR1, तो अगर मैंडेटरी है GSTR1 आपके नॉर्मल और कैजुअल टैक्स पेयर के लिए, अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई तो भी, तो आप उसके लिए नील फाइल करेंगे। मोबाइल से SMS के थ्रू भी कर सकते हैं, बट नील का फाइल करना जरूरी है, ठीक है। SMS आप कर सकते हैं रजिस्टर्ड नंबर से और नील फाइल हो जाएगी रिटर्न आपकी, क्योंकि जब नील ही है तो उसमें क्या ही उसमें ज्यादा आपको टेंशन लेना है। तो ये था हमारा आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड सारी जानकारी, GSTR1 और IFF सारी डिटेल्स आ गई हमारी। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो एक पार्ट था इस चैप्टर का, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि जो हमने डिटेल सारी डाली है, अब वो कम्युनिकेट कैसे होंगी। कम्युनिकेशन और डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC कैसे मिलेगा, सेक्शन 38 है, रूल नंबर 60 है। तो देखिए ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, डिटेल्स A और B, details of inward supply in respect of which ITC may be available to the recipient, or detail of supply in respect of which ITC cannot be availed, whether wholly or partly by the recipient on account of detail of said supply being furnished under subsection 1 of section 37। तो A में है जो हमारी रिटर्न ITC पूरा मिलेगा, और B में है जो पूरा नहीं मिलेगा या तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारी जो है डिटेल्स ये सब है बाय रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय एन रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड वेयर सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो अगर जो डिफॉल्ट करा है कुछ पेमेंट ऑफ टैक्स में, तो वो पूरा ITC नहीं ले पाएगा, पार्टली होगा। By registered person output tax by whom in accordance with GSTR furnished by third point पढ़ रहे हैं, during such period as may be exceed the output tax paid by him during the said period for which limit as may be prescribed। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 99% आप ले सकते हैं, वो सब बात बताएंगे आगे। By any registered person who has during such period as may be prescribed has availed ITC of any amount that exceed the credit that can be availed by him in accordance with a, आपने ITC जितना होना है उससे ज्यादा अवेल कर लिया है, और कोई आपने टैक्स लाइबिलिटी के पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट किया है, तो ये सारी बातें हैं जो हम डिटेल्स में ये हम देखने वाले हैं। Rule 88C provide the mechanism for dealing with difference in liability reported in statement of outward supply between form GSTR1 and form GSTR3B. Accordingly, where the tax liability as per GSTR1 for the tax period exceed the tax liability as per the form GSTR3B for that period for more than a specified extent, the registered person would be intimated on the portal of such difference and be directed to either pay the differential tax liability along with interest or explain the difference within 7 days period। देखिए आप क्या है मंथली GSTR1 अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद आप
डिटेल एनुअली बाद में फाइल करेंगे और दोनों में फर्क आ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा ना क्यों है फर्क हो, या तो आप पैसा जमा करा दो या फर्क बताओ क्यों आ रहा है, ठीक है। Unless the taxpayer either deposited the amount is specified in said intimation or furnish a reply explaining the reason for any amount remaining unpaid, such a person should not be allowed to file form GSTR1 या IFF for subsequent period. जब तक आप वो पुराना मुद्दा सुलझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, आप आगे का काम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसी वजह से जब आप पता चलेगा आप आगे का कोई काम नहीं कर रहे हो तो फिर आप जल्दी से पुराना काम निपटाओगे और ठीक करोगे। Form and manner of ascertaining details of inward supply GSTR2A and GSTR2B. Form GSTR2A is a system generated read only statement of inward supply for a recipient. तो ये सिस्टम जनरेटेड है और ये अपडेट होती है रियल टाइम बेसिस। तो GSTR2A इज ए सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट, आप बस उसे देख सकते हैं और वो इनवर्ड सप्लाई की है रेसिपिएंट के लिए। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश बाय द सप्लायर इन GSTR1, जब GSTR1 या IFF डालेगा सप्लायर तो उसमें रजिस्टर्ड पर्सन जो रेसिपिएंट है उसकी डिटेल डालेगा और वो कहां दिखाई देगी रेसिपिएंट को, GSTR2A में, ठीक है। और अगर वो कंपोजिट रजिस्टर्ड पर्सन है, कंपोजिशन में है, तो उसको GSTR4A में दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि ITC तो वो ले नहीं पाएगा ना, तो ITC जो ले पाएगा उसे GSTR2A में दिखाई देगा और जो कंपोजिशन वाला है उसे GSTR4A में दिखाई देगा। क्लियर? डिटेल ऑफ इनवॉइसेस फर्निश्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसे NRTP बोलते हैं, इन फॉर्म GSTR5, डिटेल ऑफ TDS बाय डिडक्टर फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर GSTR7। अभी हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को ना, ये अभी लिस्ट पढ़ रहे हैं फिर एक एक करके इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। और TCS के लिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए GSTR8 आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट डिडक्टी और कंसर्न पर्सन इन GSTR2A। तो मान लिया कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, वो GSTR5 फाइल करेगा, उसमें रेसिपिएंट की डिटेल डालेगा तो वो उसे रेसिपिएंट को 2A में दिखाई देगी। ऐसे ही अगर मान लिया कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो वो भी GSTR7 जब फाइल करेगा TDS डिडक्टर तो डिडक्टी को GSTR2A में दिखाई देगा। For the detail of IGST paid on the import of the goods or goods bought in DTA from SEZ unit or developer on a bill of entry are also made available in form GSTR2। तो मतलब आप मल्टीपल प्लेसेस से मल्टीपल रजिस्टर्ड पर्सन अलग अलग लोगों से जब परचेज करेंगे तो वो सब आपको GSTR2A में दिखाई देगा। हो सकता है जो सप्लायर है उसकी रिटर्न अलग अलग हो, लेकिन आपको कहां दिखाई देगा, GSTR2A, ठीक है। फॉर्म GSTR2B, an auto-generated statement containing the detail of eligible ITC is made available to registered person for every month. It is a stated statement and is available only once a month. It consists of the detail of outward supplies furnished by the supplier in form GSTR1 other than a supplier who has opted for QRMP scheme between the day immediately after the due date of furnishing of GSTR1 for the previous month to the date of furnishing of form GSTR1 for the month। तो आपको क्या है, GSTR2B, ये भी एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है ना, और इसमें ये रेसिपिएंट को मिलेगा, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को मिलेगा और महीने में एक बार ही मिलेगा, ठीक है। डिटेल बता रखा है, आउटवर्ड सप्लाई furnished by the supplier in form GSTR1 other than supplier who opted for QRMP scheme between the
क्यूआरएमपी स्कीम क्वार्टरली वालों की बात नहीं हो रही है, यहाँ मंथली वालों की बात हो रही है। तो मंथली वाले जो डिटेल डालेंगे, आउटवर्ड सप्लाई furnished by in GSTR1 between the day immediately after the due date of furnishing of the GSTR1 for the previous month to the date of furnishing of QR1 for the current month। जैसे QR मंथली वाले का डेट है 11th, है ना, 11 से 11th, क्योंकि 11 से 11th वो तो पिछले महीने की डालेगा GSTR1 में। GSTR1 में जब डिटेल डालेगा तो मंथली डालेगा। जैसे 11 अगस्त को अगर वो GSTR1 कर रहा है तो वो जुलाई महीने की डाल रहा है ना। तो 1 अगस्त से 11 अगस्त वो तो डिटेल नहीं आ रही है अभी, तो उन सब के लिए ये कह रखा है पिछले से इस महीने के बीच की यहां पर आ जाएगी मंथली। The detail of invoice furnished by non-resident GSTR5 and the detail of outward supply furnished by supplier who has opted for QRMP scheme in GSTR1 for using IFF for the first month of the quarter between the day immediately after the due date of furnishing of GSTR1, वही सारी बातें बता रखी है। सेकंड की बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ, थर्ड मंथ की वहां से लेके GSTR1 तक डालने की, तो वो सारी डिटेल भी आपको उसी तरीके से दिखाई देंगी, बस अलग अलग बता दिया है, डिटेल सारी वही है, ठीक है। द डिटेल ऑफ IGST ऑफ इंपोर्टर, एग्जाम्पल नंबर 6, if a supplier opting for QRMP files an invoice dated 15 July on 30th August, it will get reflected in GSTR 2B of July generated on 14th of August। ये इसलिए GSTR 2B है कि जब तक आप फाइल करोगे, जब तक आप वेट करोगे, आपके पास डिटेल मंथली बेसिस पर आती रहे बीच वाले टाइम की। द डिटेल ऑफ IGST पेड ऑन द इंपोर्ट वो भी आ जाएगा, है ना। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 6 किया था ना इससे पहले हमने, एग्जाम्पल नंबर 7, फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर है, फ्रॉम GSTR 2B for a registered person recipient who has received supply from QRMP supplier as well as from other supplier will be generated as follows। तो GSTR 2B कब जनरेट होगा? जैसे है जुलाई मंथ का 14 अगस्त को, अगस्त मंथ का 14 सितंबर को, और सितंबर का 14 अक्टूबर को, बीच वाले पीरियड के लिए इसके पास आता रहे, ठीक है। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डिटेल्स जो GSTR1 में अपलोड हो रही थी। अब हमें बात करनी है रिटर्न्स की, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सारी रिटर्न की डिटेल्स की, रिटर्न्स कौन कौन सी होती है, कौन सा फॉर्म होता है, क्या लास्ट डेट होती है, ये सारी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।